हेलो क्लास 10। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना क्लास 10 साइंस का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसी में से एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं असर्शन रीजन, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आज की वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। क्लास 10 साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इस चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। वन बाय वन हम असर्शन को एक्सप्लेन करेंगे, रीजन को एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ ही जो उसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए वो आपको अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप असर्शन और रीजन समझ लेंगे उसके बाद वीडियो को पॉज करना है और अपने एक रजिस्टर में उसके आंसर को ईमानदारी से लिखना, ठीक है। फिर बाद में वीडियो को प्ले कीजिए और फिर चेक करिए क्या हमने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है या नहीं। और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने मार्क्स आपने चाहिए। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। देखिए, वैसे तो असर्शन रीजन जो 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको हम 3 से 4 मिनट में कवर कर सकते हैं। लेकिन असर्शन रीजन डायरेक्ट आंसर पर ऐसे ना याद करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको हर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि काफी सारी चीजें आपको चैप्टर की जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी या फिर आपको रिवाइज हो जाएंगे अगर आपको पहले से थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन आपको दिया गया है प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से तैयार कर पा रहे हैं, ठीक है। दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये इसमें मेनली एग्जांपल दिया जाता है प्लांट्स का, बाकी कुछ एल्गा भी इसमें ली जाती है, ठीक। तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसका मतलब असर्शन तो सही है। असर्शन मतलब क्या है? यहाँ पर एक स्टेटमेंट, ठीक है। रीजन में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रीजन में बोला गया है कि दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये जो पौधे होते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं या जिसको हमने एग्जांपल दे लिया हुआ है, वो अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में या किस चीज को इस्तेमाल करके? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे हैं इसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूज किस चीज का कर रहे हैं? बेसिकली अगर कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का, और क्लोरोफिल पहले से ही वहां पर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। तो बाहर से जो चीजें आ रही है हमें यहाँ पर वो चीज हाईलाइट करके दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ले रहे हैं, वाटर रूट्स के जरिए ले रहे हैं, ठीक है, जाइलम एसिड में हेल्प करते हैं, और सनलाइट वो भी सराउंडिंग से। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन वो भी सही है। अब आपने बात सोची कि ऑटोट्रॉफ्स के रेस्पेक्ट में जो लाइन लिखी है क्या वो गलत है? बिल्कुल मैच कर रही है। तो रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग है। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। असर्शन इन ह्यूमंस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इज अ मेन साइट फॉर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, उसमें जो स्टेप्स होते हैं वहां पर एक नाम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं कि उसका डायमीटर कम होता है, लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्स 7 मीटर आप कह सकते हैं, 7.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं ये बात भी समझ आ गई है। अब इसको बोला गया कि ये अल्टीमेट साइट है, एक वो मेन लोकेशन है जहां पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो असर्शन तो ठीक है। रीजन में बोल रहे हैं कि विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्टीमेट बेस क्यों कहा जाता है कि जो भी फूड जितना भी डाइजेस्ट होना होता है वो हमारी छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और वहां भी अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? वेस्ट। क्लियर? सही दिमाग? तो यहां बोला गया, एग्जैक्ट पॉइंट भी दिया गया है कि विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या खास चीज है? वो है विलाई। तो विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्वालिटी मिली हुई, ठीक है। तो असर्शन ये भी ठीक है और रीजन ये भी सही है और एक्सप्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग मैच करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सही हो।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एजर्शन में बोल रहा है आपसे एंजाइम पैप्सिन, ठीक है। पैप्सिन एक एंजाइम। सबसे पहले आप सोचिए कि एंजाइम जो पैप्सिन है वो कहां पर दिख रहा है। आपको इसके लिए स्टमक के बारे में सोचना होगा। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। कहां से आता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है। अभी जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, तो मैंने आपको डिटेल वीडियो में समझाया था। वैसे अगर देखा जाए एनसीईआरटी अकॉर्डिंग तो वहाँ पे 3 चीजें होती हैं, एचसीएल होता है, पैप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा गहराई से थोड़ा डिटेल में लेते हैं तो एचसीएल म्यूकस 2 चीजें बात ठीक है, लेकिन पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन होते हैं। ये जो पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन है इनको पहले एक्टिवेट होना पड़ता है, क्योंकि इनएक्टिव एंजाइम है, ये काम नहीं करेंगे। पर ये एक्टिवेट कैसे होंगे? एचसीएल की प्रेजेंस। क्लियर? इसकी एचसीएल की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस। तो खैर जो भी है, मतलब गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है पैप्सिन, जो हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ है। आगे तो क्वेश्चन में बोला गया है नंबर थर्ड में एजर्शन के अंदर कि एंजाइम जो पैप्सिन होता है वो एक्टिव होता है स्टमक में। क्लियर? तो एजर्शन में जो लाइन दी है इन्होंने कि भाई एंजाइम पैप्सिन है, एक्टिव होता है, ठीक है, हाँ बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि डिटेल में ना देखकर थोड़ा सा ओवरव्यू में चल रहा है कि भाई पैप्सिन होता है वैसे स्टार्टिंग में, फिर वो एक्टिवेट होता है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, पर शॉर्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो एंजाइम पैप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म है और जो स्टमक में पाया जाता है, लाइन क्लियर। लेकिन देखिए रीजन में क्या लिखा है, पैप्सिन वर्क बेस्ट, पैप्सिन अच्छे से काम कर पाता है ना, इन एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड बाय द एचसीएल, जो एचसीएल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। भाई एचसीएल आपको पता है 1.4 1.8 मतलब 1.5 से 2 की रेंज में आप ले सकते हैं। एचसीएल तो हमारे स्टमक में होता है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो एचसीएल क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और उस एसिडिक मीडियम की वजह से ही पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो अपना काम करता है, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म तो हमारे पास पैप्सिन में, तो एजर्शन भी सही है। और ये जो रीजन दिया गया है कि भाई ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो एचसीएल प्रोवाइड की, तो ये भी पॉइंट्स है। एजर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन की। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एजर्शन समझना है आपको, रीजन समझना है, तुरंत वीडियो को पॉज कर दें, अपना आंसर नोट कर लेना है अपने रजिस्टर में। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक स्कोर जनरेट हो जाएगा वीडियो के लास्ट। फिर बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 आउट ऑफ 20 है, वैसे 20 आउट ऑफ 20 होंगे, और जितने भी मार्क्स उसके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि एजर्शन में इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपको पता है 2 तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की जो एब्सेंस हो रहा है, इसको बोलते तो वैसे देखिए ऑक्सीजन की एब्सेंस है, पर क्या फुली एब्सेंस होती है? चलिए इसका समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, लिमिटेड सप्लाई हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, बात ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वहां तो हालांकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनारोबिक की कंडीशन होती है। और ये काम कहां चलता है? ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाता है काफी सारे स्टेप्स के बाद, और ये प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां चलता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, अंदर नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ठीक है, एजर्शन सही है, क्योंकि ग्लूकोज पूरे तरीके से तो टूटा नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है ग्लूकोज की बेस पे? वो होता है एटीपी का बनना, है ना। ये तो पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, मैट्रिक्स। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, कुछ पार्ट कुछ हद तक ग्लूकोज टूट चुका है सेल की साइटोप्लाज्म, जिसको हमने बोला कि भाई वो इनकम्प्लीटली हुआ है, बस ये पूरी तरह नहीं टूटा है। तो एजर्शन तो बात सही है ना, कि ग्लूकोज साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। तो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल की बात कह रहा है, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर करता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना। और तो ऐसे में क्या होता है, ग्लूकोज कुछ स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो पायरुवेट होता है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये एनारोबिक चला सा है, पर इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो, इसलिए एजर्शन हमारा सही था, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं लिखा हुआ है। तो जो पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट कहां जाएगा?
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम डी वगैरह इन सब चीजों की हेल्प से। तो पाइरुवेट जाएगा तो वहां पर रफली सब कह सकते हैं इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर क्या देखता है, वे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, वापस से बाहर आ जाएगा। बाहर आके किसमें कन्वर्ट होगा, बाहर से मतलब सेल से बाहर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर वापस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। वहां पर आने के बाद वो क्या जनरेट करेगा, लैक्टिक एसिड। क्लियर, इस चीज को याद रखना। देखिए बता देता हूं आपको, रीजन में दिया गया इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। तो ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, तो रीजन भी हमारा सही है। क्लियर, और ये काम किस तरह से हुआ, एनारोबिक कंडीशन की वजह से। और यही लाइन में लिखा हुआ था एजेशन के अंदर, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब एजेशन भी सही बैठ रहा है ना, और रीजन भी ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स में अंडरगो द एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है, एजेशन बिल्कुल सही है कि जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एजेशन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। समझ आ गया किसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट रीजन में बोल रहा है कि दिस प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड दैट कॉजेस द मसल्स क्रैम्प। तो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। चलिए सुनते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। होता क्या है कि जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं, एक अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या चीज जनरेट होती है, वो है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें थोड़ा पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है मसल्स में। ऐसे में क्या करना होता है, हमें थोड़ा रेस्ट करना होता है, जिसके बाद वो लैक्टिक एसिड वापस से कन्वर्ट भी हो जाता है, क्लियर, पाइरुवेट में, और फिर से वो अंदर जाएगा और एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लेकिन एटीपी की एक शर्त होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। रीजन में बोला गया है कि दे आर द साइट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एटीपी। यहां माइटोकॉन्ड्रिया एडिशन में जो लाइन मैंने बताई आपको समझ आ गई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं सेल का। बात ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एटीपी फॉर्मेशन होती है। अब रीजन में क्या दिया है, दे आर द साइट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ ह्यूमन में जो गैसेस एक्सचेंज होता है टेक्स प्लेस इन अ एल्वेलाई। एल्वेलाई का जिक्र कहां पर आया था, हमारे जो लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, लंग्स की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। क्या बोलते हैं इसको, एल्वेलाई। अभी जो एल्वेलाई होती है इसको एयर सेक भी बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे बिलियंस में होते हैं। तो जैसे हम एयर का इंटेक करते हैं, हमने गहरा सांस लिया, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, ठीक है, नेजोफेरिंक्स, आगे फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल्स और लास्ट में एल्वेओलाई। एयर से तो एयर वहां जाके भर जाती है। एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसमें ऑक्सीजन भी है, बाकी हार्मफुल गैसेस भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है हम कहां खड़े होकर सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि बाकी सारी गैसेस और ऑक्सीजन जो है कहां तक पहुंच चुकी है हमारे पास, एल्वेलाई के अंदर तक। लेकिन एल्वेलाई के ऊपर क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, उसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो छाट के मतलब ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेता है, वहां से लेने के बाद फिर वो जाएगा कहां तक, सेल्स तक छोड़कर आएगा किसको, ऑक्सीजन को। बाकी गैसेस वही खड़ी इंतजार करते रहेंगी कि शायद हमें भी लेके जाएगा और उनको कोई नहीं, क्योंकि खराब गैस मतलब हमारे लिए सही नहीं है। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो एल्वेलाई के आगे फिर ऑक्सीजन इस तरह से जाता है। चलिए थोड़ा समझ लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा था एसेशन के अंदर की एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन अ एल्वेलाई। तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का ह्यूमन में, वो एल्वेलाई की लोकेशन पर होता है। तो पॉइंट्स तो ठीक लग रहा है, ये सही है बोलते हैं। रीजन, एल्वेलाई हैव थिन वॉल, एल्वेलाई वॉल थिन होती है, पतली वॉल होती है, एंड अ लार्ज सरफेस एरिया, और इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, सही है, क्योंकि एल्वेलाई में ना देखिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेसिटी होती है। जब हम
गहरा सांस लेते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, करना जरूरी है, इससे मेमोरी पे फर्क पड़ता है ना। तो फोर्सफुल जब इंस्पायरेशन करते हैं चेस्ट कैविटी थोड़ा होल्ड कर, तो ऐसे में क्या होता है हमारी चेस्ट कैविटी वॉल्यूम बढ़ता है, डायफ्राम जो इस तरह की शेप होता है डाउन शेप वो थोड़ा डाउन हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आ सकता है एमसीक्यू से। तो हुआ क्या कि एल्वेलाई के अंदर एयर फिल हो गई, पर कैसे फिल हो गई कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्वालिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना रिलैक्सेशन फैल, ठीक है। तो पॉइंट सही है, इसका मतलब ए और आर एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया आपसे कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का इन अ प्लांट। रीजन में कह रहे हैं आपसे कि जाइलम कंडक्ट करता है सब्सटेंसेस को ओनली इन वन डायरेक्शन, वो भी अपवर्ड। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको साइड में देख रही है, आप उन क्वेश्चंस को देखकर ही अपने आंसर दीजिएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सोचना, ठीक है, सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में एसर्शन सही है, बात ठीक है, क्योंकि बोला गया इसमें दोबारा सुनते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स अपवर्ड्स, बिल्कुल सही है। रीजन में कहा गया कि जाइलम कंडक्ट करता है सब्सटेंसेस को ओनली इन वन डायरेक्शन। जाइलम का क्या काम होता है जाइलम वेसल्स का, कि रूट्स के जरिए जो वाटर और मिनरल्स को तो जाएगा नहीं प्लांट्स में लीफ सरफेस तक या फिर लोकेशन तक जहां पर फोटोसिंथेसिस चल रहा है, वो वाटर की हेल्प से जाता है। तो पानी मदद करता है एक मीडियम प्रोवाइड कर जिससे कि मिनरल्स पहुंच सके, पर इस काम में मदद कौन कर रहा है जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक, नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 9। फ्लोएम मदद करता है ट्रांसलोकेशन में ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन अ प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल पहुंच जाता है लोकेशन तक, टारगेट साइट तक पहुंच जाता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। कहां चलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर, ग्रैनम, ग्रैनम पता है, ठीक है, वहां पे थाइलाइट वगैरह होता है, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वहीं चलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जब एक बार फूड तैयार हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, जो अपने आप में ऑर्गेनेल है सेल की, और सेल कौन सी बेसोफिल से। जब फूड तैयार हो जाता है, पर क्या फूड प्लांट के हर एक हिस्से में तैयार होता है, नहीं। तो ग्रीन पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला और फूड तैयार हुआ, उस फूड को वहां से फ्लोएम की मदद से शिफ्ट किया जाता है, कहां तक, नॉन ग्रीन पार्ट तक। क्लियर, आगे चलते हैं। तो एसेशन सही है, फ्लोएम के बारे में जो रीजन दिया हुआ है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां थोड़ा गड़बड़ थी। तो क्या, चलिए एसेशन तो सही है, फ्लोएम हेल्प कर रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन अ प्लांट, ठीक है। और रीजन में बोला गया कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं ऐसा नहीं। फ्लोएम अगर इतना लिखा होता ना कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सॉरी फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है, फूड की शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है, तो बात ठीक थी। लेकिन इन्होंने लास्ट में देखिए क्या गड़बड़ की, मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब एजर्शन सही है और रीजन गलत। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज थिकर मसल्स वॉल, ये थोड़ा सा मोटी वॉल होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम पेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे हमारा राइट हैंड रहेगा, पर पेस के अकॉर्डिंग उसे क्या लिखेंगे, राइट हैंड वाली साइड को लेफ्ट, क्योंकि हम अपने वाले हार्ट को निकाल कर ऐसे पेस पर ड्रॉ करना, ये कंसिडर करके चलना, ये मिरर इमेज से क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारे हार्ट का थोड़ा सा थिक वॉल दिखाता है देन द राइट वेंट्रिकल, और ठीक है। अब रीजन ध्यान से समझिएगा, रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को टू द होल बॉडी अंडर वेरी हाई प्रेशर। अब देखिए, अगर आपको लेफ्ट राइट में क्लियरिटी है, थोड़ा भी डाउट नहीं है, तभी आप इस रीजन को समझ सकते हैं। मैं आपको समझा दूं बार, अगर आपको क्लियर है तो रिवाइज हो जाए। जैसे हमें मैंने क्या किया, पेज पर हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, लेफ्ट राइट में हो जाता है। आप ही मानकर चलिए मैंने अपने वाले हार्ट निकाला ऐसे और फ्लिप करके पेज पर ड्रॉ, समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, बीच में ना राइट हैंड है, जैसे इस तरीके से
ये जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड वाली साइड को मैं क्या कंसिडर करूंगा, लेफ्ट। क्या कंसिडर किया जाएगा, लेफ्ट। तो डायग्राम जो पेज में बनाया गया उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड है वहां जो वेंट्रिकल है, तो क्या आप सोचिए आप, वो पहला जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो पूरी बॉडी तक बढ़िया वाले प्रेशर के साथ ब्लड को भेजता है, ब्लड को पंप करता है। सोचिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए कि क्या रीजन भी सही है। ठीक है, अब चलिए आंसर सुनते हैं। तो आपका जो राइट हैंड होगा उस साइड को हम क्या लिखकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक भी होती है, ये बात भी ठीक है, और वहां बहुत बढ़िया प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता है, एओर्टा के जरिए फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे अल्टीमेटली ऑर्गन्स तक पहुंच, ये पूरी बॉडी तक पहुंचा है। सही है बात, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया। क्लियर, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया जिसमें दोनों ही पॉइंट सही थे और एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, assertion valves are present in a veins। valves present होती हैं veins में, ठीक है, ये assertion बोला गया। रीजन भी समझते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। रीजन में बोल रहे हैं कि they prevent the backflow of the blood। तो क्लियर हो गया होगा वैसे, आपको ध्यान आ चुका होगा। देखिए वेन्स में क्या होता है ना, प्रेशर बहुत कम होता है, और वेन्स में जब प्रेशर कम है तो उसमें बैकफ्लो की पॉसिबिलिटी होती है। ब्लड जा रहा होता है, हल्के इनक्योर ब्लड है तो बैकफ्लो के चांसेस होते हैं, पर ऐसा ना हो इसीलिए वेन्स में क्या होता है, वाल्व होते हैं। लेकिन आर्टरीज में वाल्व की जरूरत नहीं है, वहां तो प्रेशर इतना ज्यादा है, बैकफ्लो का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होती है, ये वाला पॉइंट सही है, एजर्शन ठीक है। रीजन में बोला इसने बैकफ्लो को रोकती है ब्लड, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, और आई थिंक आपका जो आंसर है वो भी सही होगा। बाकी वो स्कोर जरूर भेजिएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन समझे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन समझा के उसमें एग्जेशन दी होगी, ठीक है, तो उससे क्लियरिटी रहेगी, आपको पता चल जाएगा और पूछेंगे कि भाई हाँ हम अच्छे समझ रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं और कितनी चीजें क्लियर होकर चल रही है। बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट लगेगा आपको किसी क्वेश्चन में, कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि सभी टॉपिक में प्लीज जा चुकी है, पर फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो काफी थिक होती है, ऐसा ही बोल रहे हैं, और रीजन में बोला गया दे कैरी द ब्लड एट हाई प्रेशर। आर्टरीज की वॉल, देखिए आर्टरीज और वेन्स में क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया कि भाई आर्टरीज की जो वॉल होती है काफी थिक होती है, बात ठीक है, भाई आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है तो वॉल्स थिक होनी चाहिए, जो दीवारें होती है आर्टरीज में मोटी होती है, मतलब सही है वो। रीजन में कहा गया दे कैरी द ब्लड एट हाई प्रेशर फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, बिल्कुल सही लाइन है, ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी बढ़े। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। किडनी जो होती है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में। रीजन क्या है इसका, दे रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड से यूरिया को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, इसलिए जो ह्यूमन है, ह्यूमन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। उसमें से एक जो मेन है वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेन पार्ट, वो है किडनी, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली 4 स्टेप होते हैं, किडनी, यूरेटर, ठीक है, फिर ब्लैडर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से यूरिन को होल्ड किया जाता है पर्टिकुलर टाइमिंग तक, जब तक इंटरनल सनलाइट एक्सटर्नल सनलाइट नहीं पहुंचता ब्लैडर की वॉल्स। लास्ट में होता है यूरेटर। तो किडनी एक वो ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर किया गया, और इसका काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन में क्या होता है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं जो हमारे शरीर से बाहर जाती हैं यूरिन की फॉर्म, क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गई। तो यहां पर बोला गया कि किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में, सही है। दे रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया फ्रॉम द ब्लड, ये पॉइंट भी सही, तो रीजन भी सही है, एजर्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया आपसे कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। यूरिया जो है प्रोड्यूस हो रहा है किडनी में, नहीं, किडनी में यूरिया प्रोड्यूस का कोई मतलब नहीं है।
देखिए क्या होता है ना, आप सोच रहे हैं यूरिया कहाँ से आ गया। हमारे लीवर में एक साइकिल चलती है यूरिया से। लीवर में एक साइकिल चलती है, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया से। ये हालांकि 10th लेवल पर नहीं है, और नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा, मतलब 11th की वीडियोस में इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो होता है बहुत बार हम क्या करते हैं कि प्रोटीन ज्यादा ले लेते हैं। हमने किससे सुना कि भाई प्रोटीन बहुत जरूरी है, बाकी भी जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा कि प्रोटीन बहुत जरूरी है। लेकिन कोई चीज जितना आप ले रहे हैं ना जरूरी सोचकर, उससे ज्यादा जरूरी होता है उसको इस्तेमाल करना। अगर आपने इंटेक तो किया प्रोटीन का किसी के कहने से या खुद से, जो भी है एक्सवाइजेड रीजन, प्रोटीन का इंटेक किया और उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो क्या वो प्रोटीन फायदा देगी? फायदा नहीं देगी, बल्कि उल्टा नुकसान दे सकती है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना होता है कि हम कोई भी चीज ले रहे हैं, खाली प्रोटीन की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, कि प्रोटीन आप ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज आप ले रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज भी करना होता है। अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो चीज उल्टा नुकसान दे सकती है। और यहीं पे कनेक्शन आता है यूरिया का। तो अनयूज जो प्रोटीन होती है वो इस तरह की वेस्ट, इस तरह की हार्मफुल चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। लीवर उसको खाने में हेल्प करता है यूरिया साइकिल वगैरह चलाने में, और फिर इस मटेरियल्स को, इस वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी का ज्यादा इंटेक करना होता है, और इस काम में फिर मदद करेगा। इस पर वो यूरिन के अंदर मिक्स होगा और फिर बॉडी से बाहर जा सकता है। तो किडनी वाला केस नहीं जुड़ा हुआ, तो किडनी तो नहीं जुड़ी है यूरिया के प्रोडक्शन से। हालांकि अगर लीवर लिखा होगा तो हम फिर इसको अलग तरीके से लिखते हैं। तो यूरिया प्रोड्यूस द किडनी, ये तो गलत होगा। रीजन, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये बात तो ठीक है। तो रीजन तो सही बनता है, लेकिन यहाँ पर असर्शन में गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें असर्शन फॉल्स हो, रीजन सही। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फंक्शन यूनिट क्या है किडनी की? इज नेफ्रॉन, क्या वो नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है? अच्छा, नेफ्रॉन न्यूरॉन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आपको वैसे पता होगा, रिवाइज कर लेते हैं कभी। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की यूनिट मानी जाती है, और जो न्यूरॉन होता है वो सेल है पर नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। तो बात ठीक करिए कि भाई फंक्शन यूनिट जो है किडनी की वो नेफ्रॉन है, सही। रीजन, नेफ्रॉन हेल्प करता है इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सेक्रेशन। ये सारे ही पॉइंट्स हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भाई आपको पता है जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जनरली क्या होता है, दो पार्ट किए जाते हैं। एक मैलफिजियन बॉडी होता है, एक होता है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में 3 सेक्शन होते हैं, टीसीटी, लुकोफेनल और डीसीटी। टीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, लुकोफेनल और डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। लास्ट में एक कनेक्टिंग डक्ट भी होती है। तो ये तो सारा ट्यूबुलर पार्ट हुआ। लेकिन जो मैलफिजियन बॉडी है, मैलफिजियन बॉडी में मेनली 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोवेन कैप्सूल। बोवेन कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी मतलब ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जो फिल्ट्रेशन में काम आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाम लिखा गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर रीअब्सॉर्प्शन होता है, कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ काम की चीजें बाहर जा जाती है, उसको वापस खींच लिया जाता है। मतलब हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो पूरी कोशिश करता है, हमारा जो ब्रेन है पूरी कोशिश करता है अपने शरीर को सही रखने। बस हमें क्या करना है, अच्छी डाइट उसको देखो। ठीक है, हम अच्छा फ्यूल डालेंगे, व्हीकल नहीं अच्छा चलेगा, नहीं ज्यादा चलेगा। ठीक, सही है ना, लाइट सही है ना, कमेंट करके बताइए। आगे चलते फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि भाई हाँ फंक्शन यूनिट है, बात सही है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये दोनों ही चीजें सही है, और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल पढ़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्लांट्स जो है ऑल्सो परफॉर्म द एक्सक्रीशन, बात सही है, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन चल रहा है, प्रेजेंटेशन तो सही हो गया। रीजन, प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन एंड ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन, और ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें क्या चीज रिलीज होती है, वाटर। ठीक है ना, वाटर बाय ट्रांसपिरेशन हो गया, और ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस हो गया। दोनों सही। इसका मतलब एजर्शन, जो प्लांट्स आल्सो परफॉर्म द एक्सक्रीशन, पॉइंट सही था। रीजन, वाटर बाय ट्रांसपिरेशन और ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, तो दोनों ही ठीक है, एक्सक्रीशन भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अभी इसको नोट करिएगा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्कोर जनरेट जो हुआ है उसको कमेंट में डालना है, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है उसमें। ठीक है, कि भाई हमारे 18 मार्क्स आए हैं या 17 आए हैं आउट ऑफ 20। क्लियर, बाकी क्वेश्चंस में वापस सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं साइड में, और वहां से आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, और अपना आंसर दीजिए।
और उसके बाद फिर अपना वीडियो पे चेक कीजिए कि क्या क्या वो जो आंसर बताया जा रहा है वो आपके वाले आंसर से मैच कर रहा है नहीं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट occurs by the transpiration pull। ट्रांसपिरेशन समझते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? पत्तियों से पानी का भाप के रूप में जाना सराउंडिंग, तो ये ट्रांसपिरेशन होता है। अब ट्रांसपिरेशन कैसे क्या होता है? वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाता है लीफ सरफेस में। अब वाटर पोटेंशियल जब कम हो जाएगा तो पानी का रूल क्या होता है? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ट्रांसपिरेशन हो पत्तियों से, तो पत्तियों में क्या होगा? पानी की मात्रा कम होगी, तो उस मात्रा को, उस क्वांटिटी को पूरा किया जाएगा कहां से? जस्ट नीचे वाले पार्ट्स, फिर वो और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे। तो ट्रांसपिरेशन पुल, पुल मतलब खिंचाव बन गया, पर ये खिंचाव किस वजह से जनरेट हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से। क्लियर? अब लाइन मैच करके देखिए कि क्या ये क्वेश्चन सही है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर का इन अ प्लांट्स occurs by the transpiration pull। मैच कर रही है, ठीक है? आते हैं रीजन पर। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट अ सक्शन फोर्स दैट हेल्प टू पुल द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम। बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग सही पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो को, इसको हम करीब 4 से 5 मिनट में समझ सकते थे, 4 से 5 मिनट में क्लियर कर सकते थे कि भाई ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। पर ये कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? हमें क्या है, चीजें समझनी है। साइंस मतलब टू नो, जानना किसी चीज के बारे में। और जब हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, क्या उसको टाइम नहीं लगेगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज हाईली एफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, डबल सर्कुलेशन काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है ह्यूमन बॉडी में। रीजन ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा होती है, प्योर ब्लड की बात चल रही है। और ऑक्सीजन लेस मतलब कि वेन्स में ब्लड फ्लो करता है, उसकी बात चल रही है। समझ गए होंगे से आप? तो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में, हाईली एफिशिएंट है, बात ठीक है। ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन जो पुअर ब्लड होता है कंप्लीटली सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। यही तो हमारे पास डबल सर्कुलेशन का मतलब है, ठीक है? सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को आपने सुना होगा, डबल सर्कुलेशन के जो नाम आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एजर्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कंप्लीमेंट्री प्रोसेस। ये दोनों ही कंप्लीमेंट्री प्रोसेस बात से। देखिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में कुछ चीजें रिलीज होती हैं जो रेस्पिरेशन में काम आती है, फिर रेस्पिरेशन में कुछ चीज रिलीज होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है। तो ये ऐसे तो एक दूसरे के मटेरियल्स का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम डाला गया कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन क्या होता है? कंप्लीमेंट्री प्रोसेस। रीजन फोटोसिंथेसिस रिलीज करता है O2 को, यूज्ड इन रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्लास में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, पर सारी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती, कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो इस्तेमाल हो जाती है जो नियर बाय प्रोसेस चल रहा होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है? पॉइंट सही है। रेस्पिरेशन रिलीज है कार्बन डाइऑक्साइड, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तभी तो बोलते हैं कंप्लीमेंट्री प्रोसेस। क्लियर? तो ये हमारे पास 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लाइफ प्रोसेस थे, एजर्शन रीजन। कहने को तो वैसे ये एजर्शन रीजन है, लेकिन हमने इसको जो डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं उसी के तरीके से समझाने की कोशिश की। और अगर आपको सच में लगता है कि टॉपिक्स आपको क्लियर है, आपकी हेल्प हुई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए अच्छे से, लाइक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह सपोर्ट करते गए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस फॉर तुषार सर को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो की नीड हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसको कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।